तो शुभारंभ करते हैं अपना सेमेस्टर 2 का। सेमेस्टर 2 फिजिक्स। तो इस बार भी सेमेस्टर 2 फिजिक्स में आपका 5 यूनिट रहेगा, ठीक है। जो हम लोग पहला यूनिट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं या पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेविटेशन। तो यूनिट 1 जो रहेगा वो रहेगा ग्रेविटेशन। हेडिंग लीजिए। टोटल इससे आपका जो सेमेस्टर 2 है, ठीक है, उसमें आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सेमेस्टर 2 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आएगा। इस बार का जो क्वेश्चन पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू बेस नहीं रहेगा, वो 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन रहेगा, एमसीक्यू वाले नहीं रहेंगे। इसमें डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं, लॉस भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है या फिर अलग अलग कैप्लर्स लॉ क्या है, ऐसे करके बड़ा बड़ा क्वेश्चन इसमें बनेगा। तो ये वाला सेमेस्टर जो होगा इसमें क्या करना पड़ेगा, पहली बात तो ये सेमेस्टर जो है इसमें ऑप्शंस आपको मिले हैं। जो क्वेश्चन रहेगा ना उसके साथ बहुत सारे ऑप्शंस भी रहेगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं आता तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला बात तो ये सेमेस्टर 2 जो होगा सेम उसी के जैसा होगा सेमेस्टर 4। तो सेमेस्टर 2 के पैटर्न को आप अच्छे से समझिएगा, इसका प्रिपरेशन अच्छे से कीजिएगा, तो सेमेस्टर 4 के जो एग्जाम होगा उसको समझने में आपको आसानी मिलेगा। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं ग्रेविटेशन, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, ठीक है। तो ग्रेविटेशन होता क्या है, उसे कहते किसे हैं, और उसका लॉ क्या है, बहुत सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे आराम से। इसमें कम से कम 5-6 लेक्चर लगेगा, ठीक है। आज तो लेक्चर 1 है, लेकिन इसमें आराम से आपका 5-6 लेक्चर तो लग ही जाएगा ग्रेविटेशन कंप्लीट करने में। बहुत मजेदार है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये बताते, देखो सेमेस्टर 3 का पहला चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है, और सेमेस्टर 2 का जो पहला चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा एक दूसरे का सिमिलर है, सेम एक जैसा ही है। यहाँ पे हम ग्रेविटेशन फील्ड का बात करेंगे, वह इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स का बात करेंगे, वहां पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स का बात करेंगे। डिट्टो सारा का सारा फॉर्मूला है, एक ही जैसा है, सब कुछ एक जैसा है, लेकिन वहां पे थोड़ा सा अलग है। वहां पे हम लोग मास का बात करते हैं, वहां पे हम लोग चार्जेस का बात करेंगे। तो अगर ये वाला यूनिट आप अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है, जो ग्रेविटेशन है, तो आपका वो काम आ जाएगा सेमेस्टर 1 का सेमेस्टर 3 का जो पहला यूनिट होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां पे ये काम आ जाएगा। तो आपके लिए बल्ले ही बल्ले हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान से अच्छे से कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग अपना जर्नी जो है इस बार स्टार्ट करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम दिक्कत होगा तो आराम से हमको बोल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले लिखो वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये बेसिक है, ठीक है, ये हम लोग इस सेमेस्टर 1 में ही पढ़ेंगे, पढ़े हैं। वॉल्यूम मास डेंसिटी, जिसको हम लोग रो से दिखाते हैं, वॉल्यूम मास डेंसिटी। ये क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। डेंसिटी आप लोग को जानते हैं, घनत्व जानते हैं। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम मास डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, कितना मास है और कितने वॉल्यूम में है, ठीक है, उसके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, हम लोग वॉल्यूम मास डेंसिटी बोलते हैं, ठीक है। देखो मान लो एक स्फीयर है इस टाइप का, इसका टोटल मास जो है वो हम मान लिए m है। टोटल मास कितना मान लिए m, और इसका पूरा जो वॉल्यूम है उसको हम मान लिए v, ठीक है। तो ये हम लोग जानते हैं डेंसिटी इसका क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम, मास बाय, ये बहुत काम आएगा ये फॉर्मूला। सेमेस्टर 1 का भी पढ़ा होगा तुम लोग ये वाला, ठीक है, और सेमेस्टर
2 में पहला कॉन्सेप्ट यही है कि वॉल्यूम मास डेंसिटी। अगर किसी चीज का हमको वॉल्यूम मास डेंसिटी निकालना है तो उसका मास कितना है, ठीक है, और उसको उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो क्या कहलाएगा, वॉल्यूम मास डेंसिटी, ठीक है। अब एक बात यहां से आ गया, अगर कोई स्फेरिकल चीज है तो उसका रेडियस होगा आर, उसका रेडियस क्या होगा, आर होगा, ठीक है। और अगर उसका रेडियस आर होगा तो हम उसका वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, 4/3, स्फेरिकल चीज है 4/3 पाई आर क्यू। 10 क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर देखो वॉल्यूम दिया है तो दिया है, नहीं तो रेडियस अगर दिया रहेगा ना तब हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यू करके निकाल सकते हैं स्फेयर का, ठीक है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेंसिटी इक्वल टू मास, और अगर स्फेरिकल चीज है तब, नहीं तो वॉल्यूम में लिखेंगे, अगर कोई दूसरा चीज है तो वॉल्यूम लिखेंगे। अगर स्फेरिकल चीज है तो उसका रेडियस पता है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। कभी कभी ये काम आ जाएगा, ठीक है, ये रिलेशन कभी कभी काम आ सकता है। तो ये अगर कोई स्फेरिकल चीज है उसका रेडियस अगर आर है तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू, और उसका मास को हम लोग क्या माने हैं, एम माने हैं। तो डेंसिटी, पहले डेंसिटी तो क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, अब मास बाय वॉल्यूम को डेंसिटी, मास तो ये वॉल्यूम को हम क्या लिख सकते हैं, अगर स्फेरिकल चीज है तो 4/3 पाई आर क्यू, ठीक है। ये वाला काम, यहां से मास अगर निकालना रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यू, ऐसे कर सकते हैं। तो ये सब रिलेशन कभी कभी काम आ जाएगा इस चैप्टर में, ठीक है। कि किसी कोई प्लेनेट है, उस प्लेनेट का तुमको डेंसिटी दिया रहेगा, उस प्लेनेट का तुमको रेडियस दिया रहेगा, तो उस प्लेनेट का मास निकालने बोलेगा। तो रेडियस दिया है तो तुम वहां से वॉल्यूम निकालना और उसका डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेना, तो प्लेनेट जो है ना उसका तुमको मास पता चल जाएगा। तो इसमें सब हम लोग बड़ा बड़ा चीजों के लिए करेंगे, प्लेनेट के लिए करेंगे, ठीक है, प्लेनेट का ग्रेविटेशन ये सब चीजें करेंगे। तो वॉल्यूम मास डेंसिटी समझ में आया, ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। और ये कहां से है, 4/3 पाई आर क्यू। अगर कोई प्लेनेट है स्फेरिकल होगा, उसका रेडियस आर होगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई। लेकिन अगर ये क्यूब होगा या अदर कोई शेप होगा तो फिर अलग अलग फॉर्मूला आएगा वॉल्यूम का। लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि सारा प्लेनेट जो होता है वो स्फेरिकल शेप का होता है तो हमने 4/3 पाई आर क्यू ही किए, ठीक है। युवराज भाई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं भैया, देख रहा है लड़की लोग सब हाँ हाँ करके, लड़की और बेटा यहां से यूनिट तो पता चल जाना ना। यूनिट किस यूनिट में दिया रहेगा, डेंसिटी का अगर यूनिट रहेगा ना तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मास, केजी, मास का केजी है, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, तो क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। और अगर सीजीएस में दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये अगर डेंसिटी का यूनिट पूछो तो इस तरीके से यूनिट दिया जा सकता है, ठीक है। ये काम आएगा, ये बेसिक है, ठीक है। अभी तो ग्रेविटेशन स्टार्ट नहीं हुआ, ग्रेविटेशन स्टार्ट होगा तो काम आएगा अभी। तो ये हो गया। अब देखो पॉइंट मासेस क्या होता है, पॉइंट मासेस हम बोले ना, यहां पे तुम जो पढ़ेगा ना ठीक इसी टाइप का चीज तुम सेमेस्टर 3 में पढ़ेगा। यहां पे पॉइंट मास पड़ेगा, वहां पॉइंट चार्ज पड़ेगा, मतलब सिमिलर, राम श्याम, ठीक है। पॉइंट मासेस क्या होता है, if na two masses are considered as point masses if distance between them is greater
देन देयर रेडियाई। रेडियाई मतलब रेडियस का ही प्लूरल फॉर्म रेडियाई होता है, ठीक है। क्या बोलने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो बाबू, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ज्यादा चांस है स्पेरिकल ही बना के चीजों को समझाने की कोशिश कर। दो कोई मास है, मास, ठीक है। इसका भी कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा, ठीक है। इसका स्पेरिकल है तो इसका भी कुछ रेडियस होगा, मान लेते हैं R1, और इसका भी कुछ रेडियस क्या होगा, R2, ऐसा होगा, ठीक है। अब इसको पॉइंट मास, पॉइंट से होता है ना कितना छोटा होता है, पॉइंट मास कब बोलेंगे, जब इन दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस, अगर जो भी हो, सेंटर ऑफ मास के बीच का डिस्टेंस हम कितना बोल देते हैं, D। अगर D जो है वो बड़ा है किससे, R1 से, और D जो है वो बड़ा है किससे, R2 से। मतलब ये दोनों का रेडियस जो होगा वो बहुत छोटा होगा इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का। डिस्टेंस को हम क्या बोले हैं, D बोले हैं ना, तो D ज्यादा होगा और रेडियस क्या होगा, कम होगा। तो ये दोनों, ये डिस्टेंस अगर बहुत ज्यादा है, ठीक है, रेडियस अगर कम है, साइज कम है, डिस्टेंस ज्यादा है, तो यहां से उसको देखेगा तो कैसा कंसीडर करेगा, छोटा सा। जैसे सूरज को देखता है तो कैसा लगता है पृथ्वी से, छोटा। वहां से यहां देखेगा तो कैसा लगेगा, छोटा। छोटा मतलब कैसा, पॉइंट जैसा। तो क्या बोल देंगे, पॉइंट मास। तो बोला है कि अगर इन दोनों का रेडियस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से बहुत ही रेडियस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस से बहुत छोटा हो, मतलब डिस्टेंस क्या हो, ज्यादा हो, तब ये दोनों एक दूसरे के नजरिए से क्या कहलाएगा, पॉइंट मास। पॉइंट मास मतलब छोटा मास, छोटा मास। मास मतलब बस वजन, मतलब यहां पे ऐसे बोल। समझ में? कौन करे ऑनलाइन में बता दो भाई। तो बताओ, सूरज ने देखा पृथ्वी को, सन और अर्थ, ठीक है। इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जाता है 15 करोड़ किलोमीटर, और इसका रेडियस तो बहुत छोटा, भी बताते हैं 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस ज्यादा है कि इन दोनों का साइज ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इसके नजरिए से ये कैसा मास कहलाएगा, पॉइंट मास। इसके नजरिए से ये कैसा कहलाएगा, पॉइंट, छोटा मास। लेकिन रियल में छोटा है क्या, पॉइंट मास। लेकिन चूंकि डिस्टेंस ज्यादा है इन दोनों के बीच का, तब हम इन दोनों को क्या बोल सकते हैं, पॉइंट मास बोल सकते हैं। इस सिस्टम को पॉइंट मास बोल सकते हैं। मान के चलो पृथ्वी को और चंद्रमा को दोनों को एक दूसरे के पास ला दिया जाए, तो क्या वो दोनों को पॉइंट मास कहेंगे, नहीं। लेकिन पृथ्वी जहां पे, चंद्रमा जहां दूर है ना, तो एक दूसरे के नजरिए से वो दोनों क्या कहलाएगा, पॉइंट मास। पॉइंट मास, पॉइंट मास से फायदा क्या, पॉइंट मास छोटा मास है, ज्यादा झमेला नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट मास मतलब पॉइंट जैसा रहेगा तो गोल जैसा रहेगा। अगर शेप थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है तब भी हम उसको पॉइंट मास मतलब गोल मास। पॉइंट कैसा होता है, गोली जैसा होता है, छोटा। तो गोल जैसा सिमेट्री मतलब एज्यूम कर सकते हैं, ज्यादा गड़बड़ी नहीं होगा, इसीलिए पॉइंट मास टाइप का। तो पॉइंट मास मतलब ऐसा मास जो पॉइंट का जैसा दिखता है। मास मतलब ऑब्जेक्ट है जो गोल पॉइंट जैसा दिखता है, उसको पॉइंट मास बोलते हैं। समझिए ना? अच्छा बच्चा लोग बताओ, ग्रेविटेशन जो है वो ग्रेविटेशन फोर्स कौन लगाता है, पृथ्वी लगाता है। पृथ्वी अलग अलग चीजों पे क्या लगाता है, ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है। लेकिन ये बात आधा अधूरा है। ग्रेविटेशन एक ऐसा फोर्स है जो हर वह ऑब्जेक्ट लगा सकता है जिसके पास मास है, जिसके पास क्या है, मास। चाहे हम है, तुम है, हवा है, मक्खी है, मच्छर है, सब के पास मास है। सबका कुछ ना कुछ तो मास होता है ना, 1 ग्राम 2 ग्राम आधा ग्राम। हर ऑब्जेक्ट जिसका मास होता है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे
फोर्स लगा सकता है, उस फोर्स को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशन फोर्स। अर्थ के पास ही मास है, सन के पास ही मास है, तो ये दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाता है, तो इन दोनों के बीच ग्रेविटेशन फोर्स काम करता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कोई ऐसा फोर्स नहीं है जो सिर्फ अर्थ ही लगा सकता है। जैसे मैग्नेटिक फोर्स सिर्फ मैग्नेट लगा सकता है, मैग्नेट ही किसी में फोर्स लगा सकता है, मैग्नेट के अलावा दूसरा कोई मटेरियल मैग्नेटिक फोर्स लगा सकता है क्या? नहीं। लेकिन ग्रेविटेशन फोर्स हर वह ऑब्जेक्ट लगा सकता है दूसरे पे जिसके पास मास रहेगा। क्या रहेगा? मास। मास मतलब समझ रहे ना, वो रहेगा, ठीक है। वजन और मास अलग होता है भाई। वजन मतलब वेट, वेट मतलब mg, सिर्फ m रहेगा, m मतलब मास, ठीक है। तो क्या बात करें भैया कि हर ऑब्जेक्ट, तो हम, मेरे और इस पंडित के बीच भी क्या फोर्स लग रहा है? हाँ लग रहा है। हम पंडित को अपनी तरफ टान रहे ग्रेविटेशन फोर्स है, पंडित मेरे को अपनी तरफ टान रहा है ग्रेविटेशन। तो भैया चिपक क्यों नहीं जा रहे दोनों? क्योंकि वो जो फोर्स है बहुत कम है, ठीक है। अभी तुमको बताया फोर्स जो है हम दोनों के बीच लगने वाला बहुत कम है। जैसे चींटी हाथी को धक्का दे रहा है, चींटी हाथी को अगर धक्का भी दे दे तो क्या हाथी हिलेगा? नहीं हिलेगा। क्यों? क्योंकि वो फोर्स तो लगा रहा है लेकिन बहुत कम है, तो उससे कुछ नहीं हो सकता है। तो मेरे और यहाँ हर चीज के बीच लग रहा है फोर्स, हम उन सबको खींच रहे हैं, वो सब मेरे को खींच रहा है, लेकिन क्या बात आ रहा है कि फोर्स बहुत कमजोर है। तो भैया अर्थ में कैसा? अर्थ का मास देखो कितना बड़ा है, अर्थ का मास ज्यादा है, इसी कारण से फोर्स क्या लग रहा है? ज्यादा लग रहा है, ठीक है। तो 1663 में, ठीक है, 1663 ईस्वी में न्यूटन ने ग्रेविटेशन के फॉर्मूला को खोजा था कि अगर दो ऑब्जेक्ट है, इसका मास इतना है, इसका मास इतना है, तो इन दोनों के बीच कितना ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। ये देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि न्यूटन के पहले भी लोगों ने ग्रेविटेशन खोजा था, ये है वो है, ठीक है। देखो, न्यूटन के पहले भी लोगों को आइडिया था कि गुरुत्वाकर्षण होता है, ग्रेविटेशन होता है, पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। ऐसा ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं, हम लोग थूक भी देते तो नीचे की तरफ चले, तो नॉर्मल आदमी अरे थूके तो नीचे का है गया, ऊपर भी थूके तो नीचे का है, नॉर्मल कोई भी ये सोच सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन न्यूटन ही वो पहला आदमी था जिसने इसका फॉर्मूला खोजा था, ठीक है। F = G m1 m2 में r², ये फॉर्मूला खोजने वाला जो पहला व्यक्ति था वो न्यूटन था। फॉर्मूला अभी तक कोई खोजे नहीं था। सब बोलते थे कि हाँ, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींचता है, पृथ्वी के पास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे पृथ्वी हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, ये बोलते सब जगह था, सब दुनिया में था। लेकिन न्यूटन ही वो पहला व्यक्ति था जिसने उसका फॉर्मूला बताया था कि इसका जो फॉर्मूला होता है F = G m1 m2 में r² होता है। और ये फॉर्मूला जो है ना, उसने कैप्लर्स और बहुत सारे वैज्ञानिक थे, उसके फॉर्मूला से ये वाला डिराइव किया था, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें एक्सपेरिमेंट किया गया, हर बार खोजा गया, कैप्लर्स लॉ पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। फिर कैप्लर्स लॉ जब हम लोग पढ़ेंगे तो फिर वहां से ग्रेविटेशन लॉ का प्रूफ भी देख लेंगे। लेकिन अभी हम लोग सिंप्लीफाई करके जो न्यूटन्स का जो ये है तुम्हारा ग्रेविटेशन लॉ, वो क्या है उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या। तो लिखो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन बाबा कहीं नहीं छूट सकता तुम्हारा, चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, सेकेंड, हाँ थर्ड में नहीं है बेचारे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन बाबा है। लेकिन 11th क्लास में न्यूटन बाबा का ही चर्चा सुनेगा तुम, ठीक है। न्यूटन बाबा ने क्या बोला कि अगर तो दो पॉइंट मास है, पॉइंट मास मतलब जिनके बीच का डिस्टेंस उनके रेडियस से क्या है, बहुत बड़ा है, तो उन दोनों एक दूसरे को पॉइंट मास कहलाया। भैया ये पॉइंट मास है क्या? ये मानकर जब ये दोनों एक दूसरे के पास रहेगा तो पॉइंट मास नहीं है, लेकिन बहुत दूर दूर अगर रहेगा तब फिर हम इसको पॉइंट मास जैसा कंसिडर कर सकते हैं। तो भैया यहाँ पे क्या इन लोग के बीच ग्रेविटेशन नहीं लगेगा, बट वहां पे न्यूटन वाला फॉर्मूला पॉइंट मास के लिए ही वो वैलिड है, ठीक है। फिर न्यूटन के लॉ से ही आगे डेराइव करके तुमको इन दोनों के बीच कितना फोर्स लगेगा वो निकालना पड़ेगा। लेकिन अभी हम लोग छोटे छोटे चीजों के लिए करते हैं, क्योंकि छोटा छोटा चीज सीखेंगे तब ना बड़ा सीख पाएंगे, ठीक है। तो देखो पहले डेफिनेशन यहाँ लिखेंगे, लेकिन उससे पहले समझा देते हैं। मान लो एक पॉइंट मास है m1 इसका मास है, ठीक है, और दूसरा पॉइंट मास क्या है m2। इन दोनों के सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ मास के बीच का या सेंटर के बीच का डिस्टेंस जो है ना, वो है r से भी दिखा सकता है, d से भी दिखा सकता है, किसी से भी दिखा सकता है, लेकिन किताब में किससे दिखाया है, स्मॉल r से।
हम लोग स्मॉल आर से ही दिखाते हैं, ठीक है, किताब जैसे दिखे। डी से भी डिस्टेंस को डी से भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसके सेंटर मास, इसके सेंटर मास के बीच का देखो, सेंटर मास तो कॉन्सेप्ट बता दिए थे ना कि सारा मास को हम ऐसा कंसीडर करें कि यहाँ पे इकट्ठा है, सारा मास को इकट्ठा कर देंगे यहाँ पे, तो इसके मास और इसके मास के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस क्या है, सरफेस से सरफेस के बीच का डिस्टेंस है, या इसके सेंटर से इसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस, सेंटर से सेंटर। ये मास है और ये मास है, ठीक है। ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। अच्छा, न्यूटन का लॉ जानता है, ये उसको अगर अपनी तरफ खींचेगा एफ से, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम बोर्ड को एफ से मारे तो बोर्ड भी हमको कितना फोर्स लगाएगा, एफ। तो ये इस पे अगर एफ फोर्स लगाएगा तो ये भी इस पे कितना फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स ही लगाएगा। मतलब दोनों एक दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा, एफ फोर्स लगाएगा। तो ये फोर्स कितना होगा, ये कितना होगा, ठीक है। अब नॉर्मल भी पता चला है कि एफ फोर्स कब ज्यादा होगा, ठीक है, जब इन दोनों मास अगर ज्यादा होगा तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। और डिस्टेंस अगर ज्यादा हो तो फोर्स ज्यादा होगा या कम होगा, कम होगा। जैसे कूलम का लॉ पढ़ा था ना, सेम उसी का जैसा ये वाला लॉ है, ठीक है। तो देखो कि बोलता है कि फोर्स बिटवीन टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ टू मासेस। इन दोनों का गुणनफल जितना ज्यादा होगा, फोर्स जो लगेगा वो क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन। ये एफ क्या है बताओ तो, फोर्स किस पे लगने वाला, फोर्स दोनों पे इक्वल ही लग रहा है। तो कोई एक निकाल लो तो दूसरा तुमको अपने आप पता चल जाएगा। ये अगर इस पे 10 लग रहा है तो ये भी इस पे कितना लगा रहा होगा, 10। लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये इधर लगा रहा है तो ये किधर लगाएगा, इधर। दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक दूसरे के अपोजिट। क्या हम दोनों को ऐसे लिख सकते हैं, और ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए कांस्टेंट ले लेंगे तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, G m1 बाय में R स्क्वायर। ये G क्या है बाबू, यहाँ पे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्स में, पूरे दुनिया में तुम कहीं भी चल जाओ, सूरज, चांद, सितारे, कहीं भी घुस जाओ, ठीक है, G का वैल्यू हर जगह सेम रहता है यूनिवर्स में। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जैसे तुम लोग क्लास 10 में पढ़ा होगा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, आर का वैल्यू, वो दुनिया में तुम कहीं भी जाओ 0.082 वही होगा, इसीलिए उसको यूनिवर्सल बोला जाता है। लेकिन कुछ को जैसे प्रतिरोध होता है, यहाँ पे अलग है, लेकिन किसी ऐसे जगह चलिए जहां टेम्परेचर ज्यादा है तो वहां पे अलग हो जाएगा। तो वो सब कांस्टेंट बदलते रहता है अलग अलग पोजीशन पे, तो उसको यूनिवर्सल नहीं बोला जाता। यूनिवर्सल किसको बोला जाता है, पूरे यूनिवर्स में जिसका वैल्यू हर जगह क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका एक वैल्यू होता है, अभी बात करेंगे हम लोग सब कुछ। यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। अब पहले डेफिनेशन लिखा लेते हैं, उसके बाद ये वाला लिखना, ठीक है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट masses is directly proportional to product of masses and inversely proportional to square of distance between them। मतलब दो मासेस के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स उन मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है और उनके बीच की दूरी के स्क्वायर का विलोमानुपाती होता है।
अगर 10 क्लास का थोड़ा बहुत याद है तो तुमको पता चलेगा कि यहाँ पे F इक्वल टू चार्ज अगर आता ना तो Q1 Q2 आता था, F इक्वल टू यहाँ पे G नहीं आता, क्या आता था, F इक्वल टू K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। तो इसीलिए बोले ना कि सेमेस्टर 2 का जो ग्रेविटेशन है और सेमेस्टर 3 का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है बाबू सेम है, इसलिए सेमेस्टर 2 पे अगर तुम ध्यान देगा तो सेमेस्टर 3 में तुम बल्ले बल्ले। ये लो कब खोजा? 1663 1663 में। ये रेडियस नहीं है बाबू, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ये इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है आर है, ठीक है। और ये स्क्वायर में होता है क्योंकि देखा गया ना कि जब डिस्टेंस को दोगुना बढ़ा दिया गया तो वो ये फोर्स दोगुना कमा नहीं 4 गुना कम गया, तो स्क्वायर के हिसाब से कम था, इसलिए स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो जैसे बताते हैं, इसका मतलब क्या है, जैसे कोई चीज है ए इनवर्सली ए प्रोपोर्शनल टू बी, मतलब ये दोगुना बढ़ेगा तो ये भी दोगुना बढ़ जाएगा, ये 4 गुना बढ़ेगा तो ये भी 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी मतलब ये दोगुना बढ़ेगा तो ये दोगुना घट जाएगा, ठीक है। लेकिन ए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर, इसका मतलब ये अगर दोगुना बढ़ेगा ना, बी का वैल्यू दोगुना बढ़ गया, 2 से 4 हो गया, मतलब दोगुना बढ़ा, तो ये दोगुना नहीं घटेगा, दो का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 गुना घट जाएगा, तो स्क्वायर के हिसाब से घटना स्टार्ट कर देगा वो, इसका मतलब यही होता है। ये 3 मार्क्स में देखो डायरेक्ट पूछ सकता है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताओ, ठीक है। तो फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फिर से एक बार पूछते हैं, ये बताओ इस पे भी F और इस पे भी F किस नियम से लगा? न्यूटन्स थर्ड लॉ, कि ये इस पे F लगाया तो ये भी तो इस पे कितना लगाएगा? F ही लगाएगा। तो बोले आप फाइंड कॉमन फोर्स, कॉमन फोर्स मतलब क्या, दोनों जो एक दूसरे पे लगा रहा है कॉमन हो गया ना, ये F A F है, तो कॉमन फोर्स क्या होगा? F जो चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, डिस्टेंस इज ऑलवेज measured from center of two masses, दोनों मासेस के सेंटर से हमने हमेशा डिस्टेंस को मेजर करना है, ठीक है। सेंटर से याद रखना, क्यों हम सेंटर पर फोकस कर रहे हैं अभी पता चलेगा तुमको। हम जी का वैल्यू पे भी बात करते हैं अभी। ये कौन दिया? न्यूटन दिया। कब दिया? 1663 में, जब उनके जो ये है ये देश प्लेग का बीमारी फैल गया था उस समय, 2 साल तक वो लोग भी लॉकडाउन में रहे थे, 2 साल में ये खोजा था। बात तो वो लगभग 21-22 के आसपास के होंगे, उसी के आसपास के होंगे। सोचो कितना महान आदमी थे वो। बीमारी फैल गया तो हम लोग यहाँ पबजी फ्री फायर ये सब खेलने लगे और वो अपना ये थ्योरी दिए। ये तुमको छोटा लग सकता है कि भैया ये क्या है, इतनी वो तो है, लेकिन यही वो फॉर्मूला है जिसकी वजह से आज जितना भी काम होता है इसरो नासा में, स्पेस में हम लोग मिशन जितना भी करते हैं सब यही फॉर्मूला है। इसी को जो जितना भी देखता है ना, वो मिशन मंगल में देखा होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करना है, जितना भी लोग दिमाग लगाते कि ऐसे ऐसे घुमा घुमा के ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करना है, ठीक है। तो ये रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, तभी वो कॉन्सेप्ट पे ही वो सारी चीजें बनती है। तो साइंस जो है, साइंस आधार है उन सब चीजों का। ये सब चीजें अगर नहीं खोजा जाता तो आज हम लोग गुफाओं में ही रह जाते, गुफा मानव कहलाते, ठीक है बेटा।
जी का जो वैल्यू देखो, जी अगर जी का यूनिट का हम बात करें, जी का यूनिट का बात करें तो देखो जी का यूनिट निकालने के लिए इसको इधर भेज देगा और उसको इधर ला देगा, तो क्या हो जाएगा, ये न्यूटन और ये मीटर स्क्वायर, वो केजी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जी का ऐसा यूनिट का बात करें तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। समझिए ना कैसे निकाले, ये सब निकाले हैं सेमेस्टर 1 में भी निकाले, निकाले क्या। और सीजीएस क्या हो जाएगा, डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। डायमेंशन क्या होगा, जी का निकालना तो इसका MLT -2 होता है, और ये इसके साथ गुना हो जाएगा जाके, मतलब लेंथ का स्क्वायर मतलब L स्क्वायर, और नीचे में क्या आ जाएगा, ये पूरा चीज नीचे आ जाएगा, मतलब M का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, M से M कट गया तो एक ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा, M -1 L और L क्या हो जाएगा, L3 T -2, ये हो जाएगा डायमेंशन पूछेगा, तो ऐसा ही ये सब। जी का वैल्यू जो होता है फिक्स होता है, जी का वैल्यू जो होता है पूरे यूनिवर्स में एक ही होता है, इसीलिए उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जी का एक फिक्स वैल्यू होता है, जी का वैल्यू कैपिटल जी है, याद रखना, स्मॉल जी नहीं, स्मॉल जी 9.8, उसका वैल्यू चेंज होते रहता है अलग अलग प्लेनेट पे, ठीक है, लेकिन ये कैपिटल जी का जो वैल्यू होता है पूरे यूनिवर्स में सेम होता है। एक फन फैक्ट वाला बात तो ये है ना कि न्यूटन जो इनको इस फॉर्मूला खोजे थे उनको भी ये जी का वैल्यू पता नहीं चला, जी का वैल्यू बाद में खोजा गया कि जी का वैल्यू जो होगा इतना होगा, एक्सपेरिमेंट से खोजा गया जी का वैल्यू इतना, वो तो फॉर्मूला बता दिए थे ऐसे ऐसे होगा, लेकिन वो जी का वैल्यू कितना होगा वो उनको भी पता नहीं था, ठीक है, बाद में खोजा गया, समझिए ना। जी का जो वैल्यू होता है ऐसा ही वैल्यू हम बात करते हैं, वैल्यू अब कहीं लिख लेना, मिटा दे इसको ना, एक दो मार्क्स में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, वाई कैपिटल जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, अभी लिखाते हैं, ठीक है, मतलब कैपिटल जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, ऐसा बोलने का क्या रहस्य है, यूनिवर्सल क्यों बोला जाता है। जी का तो पहले वैल्यू याद रखना 6.67, क्या 6.67 इंटू 10 का पावर -11, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बताओ ये एसआई वैल्यू बताएं या सीजीएस वैल्यू बताएं, ऐसा ही बता दिए, सीजीएस बदल लेना, सीजीएस में अगर तुमको लेना ऐसा ही ज्यादा यूज होगा, न्यूटन को डाइन में कर देना, मीटर को सेंटीमीटर में करना, केजी को ग्राम में कन्वर्ट करके बता लेना, लेकिन काम नहीं आएगा तो हाँ, तो वैल्यू तो बदल ही जाएगा, यूनिट बदलेगा तो वैल्यू तो बदल ही जाएगा, लेकिन वो कभी काम नहीं आता, जी का यही वाला वैल्यू ज्यादा काम है, तो जी का वैल्यू होता है 6.67 इंटू 10 का पावर -11, ठीक है। इसको किसी दूसरे ही आदमी ने, जिसका नाम हम भूल रहे अभी, सी से नाम था उसका, किसी दूसरे ही आदमी ने इसको खोजा था जी का वैल्यू को, बस कि यहाँ पे जी का वैल्यू ग्रेविटेशन फॉर्मूला में ये होगा, ठीक है, न्यूटन को भी उस समय पता नहीं था कि कितना होगा, लेकिन हाँ कुछ होगा, एक फिक्स होगा। बेटा एक क्वेश्चन लिख लो, दो मार्क्स में, वाई Z is called universal gravitational कांस्टेंट, यूनिवर्सल मतलब पूरा यूनिवर्स में इसका वैल्यू कांस्टेंट है,
बिकॉज द वैल्यू ऑफ z is same at every point of the यूनिवर्स। यूनिवर्स का किसी भी एक पॉइंट पे चल जाएगा, वहां पे जी का वैल्यू जो होगा ना, वहां पे जो फॉर्मूला लगेगा उसमें जी का जो वैल्यू होगा वो यही लगेगा 6.67 इंटू। यूनिवर्स में हर जगह ये कांस्टेंट है, हर जगह सेम रहेगा, इसी कारण से इसको बोला जाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मान के चलो पंडित का मामा है, तो पंडित के घर में रहेंगे तो पंडित का मामा, लेकिन वो पूरे पारा के अगर मामा मामा हो गए तो वो पूरा पारा का मामा कहला जाएगा। उसी प्रकार ग्रेविटेशन कांस्टेंट अगर अर्थ पे लगता तो सेम है, लेकिन हर जगह वो वैल्यू सेम ही रहता है, चेंज ही नहीं होता है। भैया ऐसा भी कोई चीज है तो ग्रेविटी का कोई वैल्यू है जो चेंज होता रहता है क्या? हाँ, चेंज होते रहता है। बहुत सारा कांस्टेंट है जो चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे रेसिस्टेंस का ही बात कर लो, क्लास 10 में तुम लोग पढ़ा, ठीक है। वो चेंज होते रहता है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू अलग अलग, कोई भी मास लो, कहीं भी लो, किसी भी टेम्परेचर पर इसका वैल्यू पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका वैल्यू यूनिवर्सल है, हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। इट विल नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू प्लेसेस। कुछ कुछ खास बात देखो, ये पॉइंट मास है, ये पॉइंट मास है, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है वो r है। अच्छा बताओ, ये m1 है और ये m2 है। क्या हम फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इसको क्या पढ़ेंगे? फोर्स ऑन 1 मतलब ये ड्यू टू 2, ये इसका डायरेक्शन क्या होगा? इधर फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये तो उसको इधर टानेगा ना, तो डायरेक्शन क्या होगा? इधर। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, इसका ये पढ़ाया था ना ऐसा कुछ, मतलब फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर के फॉर्म में दे दो। चलो, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 का डायरेक्शन किधर होगा बता? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये तो इधर टानेगा ना इसको। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा ना। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 इक्वल टू फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। मैग्नीट्यूड बाय दोनों फोर्स क्या होगा? सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन बाय दोनों फोर्स क्या होगा? सेम होगा क्या? दोनों एक दूसरे क्या रहेगा? ये इधर है तो वो क्या रहेगा? इधर। फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 और फोर्स ऑन, ये दोनों एक दूसरे क्या है? एंटी पैरेलल वेक्टर है। ये मतलब समझा ना? नेगेटिव मतलब क्यों? क्योंकि इस फोर्स का नेगेटिव कर देगा तो ये फोर्स के बराबर हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे क्या है? एंटी पैरेलल है, ठीक है। अब दूसरा बात बताओ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स है? एक रिपल्सिव फोर्स है, धक्का देने वाला फोर्स है, या टानने वाला फोर्स है? देखो, मेरे और पंडित के बीच ग्रेविटेशन, तो वो मेरे को टानेगा, हम उसको टानेंगे, दोनों चिपक जाएंगे। अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। ग्रेविटेशन फोर्स कैसा फोर्स है? अट्रैक्टिव। समझ में आया सबको? अनु कुमारी घूम ली तुम। ग्रेविटेशन फोर्स इज अ अट्रैक्टिव फोर्स, चिपक जाएगा आके। जाते कोई बात नहीं, तुम तो हावड़ा में रहते, घूमते ही रहेगी। तुम तो घर से निकलेगी तो पूजा पाठ आ जाएगा। नहीं भाई, मेरा नसीब कहा। हम एक दिन घूमते 4 दिन सोते, मेरा शरीर इतना दर्द करता है भाई।
देखेंगे क्या घूमेंगे, ज्यादा चांसेस है ना ही घूमे। मेरा शौक है इस बार खाएं सिर्फ घर में बैठ के अलग अलग चीज। अच्छा बताओ, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है, उस लाइन के ही अलोंग होगा ना। आइदर इस लाइन के इधर होगा या इधर होगा, इस लाइन में ही होगा, लाइन के डायरेक्शन में होगा। क्या इसके द्वारा लगने वाला फोर्स का डायरेक्शन इधर का भी हो सकता है क्या? ये हमेशा लाइन के डायरेक्शन में होगा, आइदर इधर होगा आइदर इधर होगा। ठीक है, लाइन से एंगल बना के फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ चलो सही है तब तो। फोर्स एक्ट्स अलोंग लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स। मतलब क्या, इन दोनों सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है ना, उसी लाइन के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, आइदर इधर आइदर इधर। इस लाइन से इतना, इसके द्वारा लगने वाला फोर्स इस लाइन से इतना एंगल नहीं, इसी लाइन के अलोंग, मतलब इस दिशा में, इस लाइन की दिशा में ही फोर्स काम करेगा। अच्छा मान के चलो दो ऑब्जेक्ट है, उन दोनों का बीच का डिस्टेंस ना बदला जाए, उस दोनों का मास ना बदला जाए। ठीक है, तो उसको पानी में रखो या स्पेस में रखो, उन दोनों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस के बीच लगने वाला फोर्स जो होता है ना, वो पानी में अलग होता है, हवा में अलग होता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम मतलब कहां पे रखा है, इस पे डिपेंड नहीं करता। पानी पे भी रखेगा तब भी इन दोनों के बीच उतना ही फोर्स लगेगा, और हवा में रखेगा तब भी उतना ही फोर्स लगेगा, डिपेंड नहीं करता। तो भैया कौन सा फोर्स डिपेंड करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो पढ़ेंगे सेमेस्टर 3 में, उसमें पानी में रखेगा तो दो चार्जेस के बीच सेम डिस्टेंस पे रखेगा तो अलग फोर्स लगेगा, और स्पेस में रखेगा तो अलग फोर्स लगेगा। अच्छा बताओ बाबू, मान के चलो स्पेस है, ये ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछे, स्पेस है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष में मान के चलो कोई चीज, कोई दूसरा मास नहीं है। ठीक है, यहां पे मान के चलो पंडित है, और यहां मान के चलो आदर्श है। अब स्पेस में होगा क्या इन दोनों के बीच, बताओ? ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, एक दूसरे के पास आएंगे, क्या होगा? दूर क्यों जाएंगे? क्या लगता है आदर्श भाई? ऐसे रुका रहेगा? हवा स्पेस में कुछ नहीं होता है, हवा का नीचे गिरेगा, क्या होगा? दोनों आके चिपकेगा भाई, चिपक जाएगा। इसका ग्रेविटेशन फोर्स इसको इधर टानेगा, इसका ग्रेविटेशन फोर्स को इधर टानेगा, तो दोनों अट्रैक्ट होगा, दोनों एक दूसरे में क्या आके चिपक जाएगा। लेकिन देखो अट्रैक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि वहां पे और कोई फोर्स तो है नहीं ना, तो जो भी अट्रैक्शन थोड़ा सा भी कम होगा ना, उसके कारण ही आके चिपक जाए। यहाँ पे क्या है, हम तुमको अपनी तरफ टान रहे, अट्रैक्शन तुम हमको टान, लेकिन जैसे ही टान रहे तो फ्रिक्शन भी तो लगना स्टार्ट हो जाएगा ना। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, रोक दे रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन रोक देगा, लेकिन वहां पे तो कोई अदर फोर्स है ही नहीं है,
तो वहां पे शिप और शिप कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स, और थोड़ा सा भी लगेगा तो क्या होगा, वो इधर आ जाएगा, वो इधर आ जाएगा, उसको रोकने वाला कोई रहेगा नहीं। तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स के कारण ये इधर आ जाएगा, और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स के कारण इधर, तो दोनों एक दूसरे में क्या जाएगा, चिपक जाएगा। बोथ विल अट्रैक्ट ईच अदर। बिना फोर्स लगाए दूर नहीं जा पाएगा दोनों। हाँ, दूर तो नहीं जा पाएगा लेकिन चिपक जाए। चिपकेगा क्यों, क्योंकि वहां सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन फोर्स ही रहेगा। यहाँ पे जमीन पे क्या है, हम खींच रहे, तुम खींच रहे, जैसे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स रोक दे रहा है उसको। तो उस समय में यहाँ पे इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसको रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स है, रोक दे रहा है। लेकिन स्पेस में तो फ्रिक्शन फोर्स होगा नहीं, तो वो अट्रैक्शन फोर्स भले ही बहुत कम होगा लेकिन तब भी तो वो अकेला फोर्स है ना। चूंकि वो अकेला है तो वहां पे फोर्स लग रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा तो दोनों चिपक जाएगा। ठीक है, इसीलिए शायद बोलते हैं दो आदमी अगर अकेला रहे तो प्यार हो जाता है। अरे अट्रैक्ट हो जाएगा, चिपक जाएगा, प्यार मोहब्बत हो जाएगा अपना। अबे गधा तो हाइपोथेटिकल है। स्पेस मतलब कोई ऐसा जगह, मतलब जहां पे कोई और प्लैनेट ना हो, कुछ और ना हो। ये बहुत अच्छा है, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछते रहता, दोनों एक दूसरे में आके चिपक जाए। भैया उसके लिए स्पेस में ही जाना पड़ेगा क्या? नहीं भाई उसके लिए मास बढ़ाना पड़ेगा। मास अगर ज्यादा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तब चिपकेगा। मास ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा, जितना ज्यादा मास रहेगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, तो पंडित अगर तुम किसी को चिपकाना चाहता है तो पहले अपना मास बढ़ाओ। ठीक है, खाओ पियो, मिटा दे। इसलिए ज्यादा खाते नहीं भाई, नजर मत लगा, मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम गया देखो सवाल करते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है मान के चलो 10 केजी का, दूसरा ऑब्जेक्ट है मान के चलो 6 केजी का, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है मान के चलो है 1 मीटर का। तो बताओ फोर्स, इन दोनों के बीच जो लगने वाला फोर्स है, कॉमन फोर्स, वो कितना होगा? तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11, वो तो सेम ही रहेगा। जी m1 m2 बाय में r स्क्वायर। जी कितना होगा 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू m का वैल्यू, मतलब किसी को भी m मान लो 10, 6 और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। 60 इंटू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। अब इसका पूरा वैल्यू जो कैलकुलेट करके निकलेगा निकले। भैया आज समझ में आ गया, क्या समझा बताओ तो, गधा लोग आलतू फालतू समझ लेगा। अबे वो क्वेश्चन हम नीट में या कहीं भी देखे हैं प्रीवियस ईयर, 2 पार्सल है, क्या होगा, चिपक जाएगा। अच्छा ज्यादा क्यों खाते हैं? अबे रियल लाइफ में ऐसे थोड़ी अट्रैक्शन होता है। रियल लाइफ में जिसका 6 पैक होगा, कम खाएगा, उससे अट्रैक्ट होगा, वो अलग अट्रैक्शन है। ये ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है रियल लाइफ में ऐसे होता तब तो सही है।
अब तो हाँ, इधर देखो, इधर देखो, गधा गई का दुखती नस पे हाथ कहा देता भाई। मजा लो, मजा लो। एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आज तुम मेरा मजा लेगा, कल हम तुम्हारा मजा लेंगे। पंडिता का तो लेंगे ही। आ देखो, चलो इधर देखो, इधर देखो, बकवास। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट masses is double, then the force between them अच्छा बताओ, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर डबल हो गया, पहले जो फोर्स लग रहा था वो मान लेते हैं F है, तो अब नया वाला फोर्स कितना होगा? F होगा, 2F होगा, 4F होगा, या फिर F/4 होगा? बताओ क्या होगा? स्क्वायर के क्या होता है? स्क्वायर माने डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। डिस्टेंस कितना हो गया? 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। तो फोर्स कितना गुना कम जाएगा? 4 गुना कम जाएगा। 4F नहीं होगा, डिस्टेंस 2 गुना बढ़ गया ना, तो फोर्स तो 2 गुना कम जाना चाहिए, मैंने सॉरी, डिस्टेंस 2 गुना बढ़ गया तो 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना फोर्स क्या होना? कम। मतलब पहले अगर फोर्स F था तो अब कितना होगा? F/4 होगा। समझ में युवराज? If the distance between 2 point masses becomes half of previous distance, of initial distance, then force between them will be, if initial force is F, ये बताओ दादा, F क्यों अगर था? 4F। इस बार क्या हुआ? पहले डिस्टेंस अगर R था तो 2R हो गया, तो फोर्स कितना गुना बढ़ गया? 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना क्या हो गया? कम गया। लेकिन डिस्टेंस R है तो R/2 हो गया। ये कितना गुना? डिस्टेंस 2 गुना कमा है। डिस्टेंस अगर 2 गुना कमा है तो फोर्स कितना गुना कम? डिस्टेंस अगर 2 गुना कमा है तो फोर्स तो बढ़ जाएगा ना। कितना गुना बढ़ेगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 गुना क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब पहले अगर F है तो अब कितना हो जाएगा? 4F हो जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन लिख लो अच्छे से। अगर बोलेगा डिस्टेंस 9 गुना बढ़ गया है तो फोर्स कितना गुना कमेगा? 9 गुना बढ़ गया है, डिस्टेंस 9 गुना बढ़ गया है। 81 गुना क्या हो जाएगा? कम जाएगा। हाँ वही 9/2 मतलब समझ, 9 गुना डिस्टेंस बढ़ गया है, मतलब पहले 9 x था तो अब 9x हो गया, तो 9x का स्क्वायर करेंगे तो 81 टाइम्स क्या हो जाएगा? कम जाएगा। हाँ 9 का स्क्वायर। इस टाइप का सवाल पूछेगा हमेशा। युवराज भाई बताओ, तुमको दिक्कत है क्या?
भैया इस बार ऑप्शन नहीं मिलेगा, रहेगा ना, एक भी कुछ ऑप्शन रहेगा इस बार। एमसीक्यू में ऑप्शन नहीं रहता, इस बार ऑप्शन तो बोले रहेगा। इस बार ऑप्शन मिलेगा तुमको, ठीक है। ये नहीं आता तो ये करो बेटा। लेकिन एमसीक्यू नहीं रहेगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, तो ऑप्शन रहेगा तुमको इस बार। अच्छा है, ऑप्शन रहेगा। अब वो ऑप्शन का बात किया, एमसीक्यू में ऑप्शन है, एमसीक्यू रहेगा ही नहीं इस बार, बड़ा वाला क्वेश्चन रहेगा। एक मार्क्स का सवाल नहीं दे, 2 मार्क्स 3 मार्क्स ऐसे। वो अच्छा है कदा, वो उसमें मार्क्स दिखाना, क्योंकि उसमें ऑप्शन तुमको ज्यादा मिलेगा। ये क्वेश्चन नहीं आता तो ये क्वेश्चन करो। एमसीक्यू में तो दिक्कत होता है। 40 मैंने मान को 35 को एमसीक्यू, तो 35 को कॉन्सेप्ट पे अलग अलग रहेगा। इसमें क्या है, 3 मार्क्स का एक ही को कॉन्सेप्ट पे आ गया, और कैप्लर स्लोप ही आएगा, ऐसा इजी इजी पे आ जाता है। इसमें ये है तो टेंशन नहीं है। देखो क्वेश्चन, देखो देखो लिख के कैसे क्वेश्चन आएगा। 2 masses of 5 kg and 7 kg are separated by a distance distance 100 मीटर। फाइंड, ऐसे 2 मार्क्स में पूछेगा, कॉमन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम। हो गया, कितना है? 6.67 उसको ऊपर भेज क्या नहीं दिया था? क्या हो जाएगा, एफ इजकल टू GM1M2 आर स्क्वायर, एफ इजकल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और M1 मतलब 5 7 35 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 35, और 10 100 का स्क्वायर।
100 देखो 100 10 का पावर 2 10 का पावर 4 और ऊपर भेज दे तो क्या हो जाएगा 6.67 इंटू 35 इंटू 10 का पावर -15 न्यूटन। और ऐसे तुम्हें गुना करके बताना पड़ेगा। इस पर थोड़ा कैलकुलेशन बहुत भयंकर बनेगा 2 पॉइंट, हाँ ऐसे कुछ 2.23 के आसपास गुना करके देख लेना, उतना बच्चा वाला चीज है बेटा दे। वो एमसीक्यू वाला जो दोनों सवाल बताए वो उसको ऐसे तुक्का मार के मतलब समझ जाएगा या फिर बड़ा फॉर्मेट में बना के दिखाए? अबे मतलब बड़ा में प्रूफ करने बोलेगा तो कैसे करेगा? कर ले। हाँ भैया एग्जाम में पूरा हाँ पूरा कैलकुलेट करना। क्वेश्चन दे देते हैं। If the distance between the earth and the moon decreases 2 times, then the gravitational force between them will be बता ही देते क्या कौन सा ये हो जाएगा? ये तो हमको एमसीक्यू मिला था तो डायरेक्ट तुक्का मार देते हैं। 2 गुना क्या हो गया, डिक्रीज किया, कम गया तो 4 गुना बढ़ जाएगा, मतलब 4f हो जाएगा। लेकिन ऐसे कैसे, देखो मान लेते हैं अर्थ है, मून है, m1 अर्थ का, m2 मान लेते इसका, इन दोनों का बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कितना, r मान लेते हैं। ठीक है, तो अभी बताओ ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, जो भी लगेगा उसको F1 बोल देते, कितना होगा g m1 m2 भाई में r स्क्वायर। फिर बोला है मास तो वही रहेगा, मास m1 रहेगा, लेकिन डिस्टेंस बस क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब अब कितना हो जाएगा r बाई 2 हाफ। तो फोर्स कितना हो जाएगा बोलो तो, जो भी फोर्स होगा उसको F2 बोल देते, क्या होगा g m1 m2 बाई में डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब r बाई 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा F2 इक्वल टू ये r का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4, 4 ऊपर चल जाएगा, समझ रहे ना। तो क्या हो जाएगा 4 g m1 m2 बाई में r स्क्वायर, समझा। और ये बताओ ये वाला चीज क्या है, ये पहला ही वाला फोर्स है ना, तो दूसरा वाला जो फोर्स होगा ना वो पहला वाला फोर्स का क्या हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। प्रूफ हो गया। हम लोग वहां पे f लेते थे, f तो ये जो भी होगा वो 4f हो जाएगा, F1 ये इस तरीके से प्रूफ कर सकता है। समझा अनु? यहाँ यही अगर 2r हो जाता, 2 गुना 2r तो 4 माने 4r स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 और ये f हो जाता, तो f/4 आ जाता। तो ऐसे करता, तो इस तरीके से प्रूव कर सकता है, 2 गुना बढ़ गया 2 गुना कम गया, 4 गुना बढ़ गया 4 गुना कम गया, ऐसा कर।
एक बाबू देखो ये वाला बोलता है डिफाइन जी, डिफाइन जी, जी आई आई वाला नहीं, ठीक है। सुनिए जी, पंडित अपनी प्रेमिका को प्यार से जो बोलता है उसको जी बोलते हैं। सुनिए जी, बोलिए जी, कहिए जी। पंडित तो भी काम करने लगे हैं पैसा हाँ पंडित, अच्छा वो आरपी क्या बोलता है, अरे वो नहीं, अपलोड करें यूट्यूब पे। डिफाइन जी क्या बोलता है, डिफाइन जी, तो डिफाइन करो। अच्छा बताओ एफ, एफ इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाई में आर स्क्वायर। अगर m1 का वैल्यू 1 ले ले, m2 का वैल्यू क्या ले ले, 1 ले ले, 1 kg 1 kg, और r का वैल्यू भी कितना ले ले, 1 लेंगे, तो सब 1 1 1 का स्क्वायर सब बैठा है, तो f किसके बराबर हो जाएगा। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो 1 kg के पॉइंट मासेस को 1 मीटर के डिस्टेंस पे रखने पर इन दोनों के बीच जितना फोर्स लगेगा वही उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल जी के बराबर हो जाएगा। जितना फोर्स लगा उसी का वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल जी बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिखा देते हैं, फिर दिक्कत हो तो बोलना। टू ऑब्जेक्ट ऑफ two object having unit masses मतलब 1 kg and distance between them is unit। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कितना है, यूनिट है, मतलब एक इकाई है। देन ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन दीज टू masses is equal to कैपिटल जी। और वो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻11 के बराबर हो जाएगा। दो मार्क्स से पूछ सकता है कि जी क्या ऐसे जी किसी को व्याख्या कर सकता है, तो तुम बोलना 1 kg का ऑब्जेक्ट है, दूसरा 1 kg का ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखो, तो वो उस पर जितना फोर्स लगा या वो उस पर जितना फोर्स लगा, जो कॉमन फोर्स होगा वो फोर्स का मैग्नीट्यूड वैल्यू जो होगा ना वही जी है। बेटा लास्ट टॉपिक आज का, थोड़ा कम पढ़ेंगे, पहला क्लास है ना, आज 12 के सेमेस्टर 4 वाह 3.5 घंटा का पहला ही क्लास हो गया। 7 दिन का एक ही दिन। देखिए बच्चे लोग, एक्सलेशन
ड्यू टू ग्रेविटेशन। भैया ग्रेविटी क्यों लिखे? नहीं, ग्रेविटी जब अर्थ का ही सिर्फ बात करते हैं तो ग्रेविटी बोलते हैं, लेकिन कोई किसी भी प्लेनेट का बात करें तो ग्रेविटेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन ऑन द सरफेस ऑफ द प्लेनेट। जो भी प्लेनेट है उसके सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होगा? हाँ, कैसे निकालेंगे भैया? अगला क्लास कितना देर पढ़ेंगे? किसका, तुम लोग का या उन लोग का? तुम लोग, हम तो तुम लोग को पहले ही बता दे, तुम लोग का क्लास इस बार जाएगा बहुत लंबा लंबा जाएगा, ठीक है? क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है, सिलेबस छोड़ के जाएंगे तो फिर वेव नहीं होगा, वेव नहीं होगा तो सेमेस्टर 3 में प्रॉब्लम हो जाएगा। लास्ट टॉपिक जो है वेव, मेरे को टालना ही पड़ेगा। हाँ, तुम लोग को लंबा लंबा लेना ही पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। युवराज भाई कहीं घूमने उमने नहीं जाए आज? क्या बात है? मान के चलो कोई प्लेनेट है, कोई भी प्लेनेट हो सकता है, अर्थ हो सकता है, जुपिटर हो सकता है, मरकरी हो सकता है, कोई सैटर्न हो सकता है, कोई भी एक प्लेनेट है। हर प्लेनेट का अपना क्या होता है बहू? एक मास होता है। हर प्लेनेट का अपना क्या होता है? एक प्लेनेट तो इसी टाइप का होता है ना, लगभग एस्फेरिकल, तो अपना एक रेडियस होता है, अपना मास होता है, अपना रेडियस होता है। इसके सरफेस पे एक स्मॉल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा है, इसके सरफेस पे स्मॉल एम मास का कोई ऑब्जेक्ट रखा। अब क्या होगा? इन दोनों के बीच क्या लगेगा? ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा। तो पहली बात करते हैं ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा। बताओ ग्रेविटेशन फोर्स कितना लगेगा? इन दोनों के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस मिलाते हैं ना। बताओ ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? आर होगा या आर से थोड़ा सा ज्यादा होगा? अबे इसका सेंटर तो यहाँ है ना, यहाँ था। हाँ, आर से थोड़ा सा ज्यादा होगा। कितना ज्यादा? बहुत ज्यादा, ये थोड़ा सा ज्यादा। आर तो बहुत ज्यादा होगा, लेकिन ये जो भी मास है, जैसे हम ले, ये इतना दूर होगा। ये अर्थ का रेडियस, दोनों का क्या कंपैरिजन? अर्थ का रेडियस होता है 6400 किलोमीटर, और ये वाला दूरी कितना? 1 मीटर भी नहीं होगा। तो इस वाले चीज के कंपैरिजन में ये वाला डिस्टेंस का औकात है कोई? नहीं। तो लगभग ये वाला डिस्टेंस को हम लोग कितना मान लेते हैं? कैपिटल आर के बराबर ही मान लेते। तो बताओ अर्थ जो है इस पे जो फोर्स लगाएगा वो कितना फोर्स लगेगा, या ये जो है अर्थ पे कितना फोर्स लगाएगा? F इक्वल टू, सॉरी अर्थ नहीं है, कोई भी प्लेनेट है, ठीक है, वो कितना होगा? G, जो भी प्लेनेट है उसका मास, जो उस पे ऑब्जेक्ट रखा है उसका मास, बाय में ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? बोलो अभी सरफेस पे रखा है, ठीक है। तो डिस्टेंस हम ले लिए आर, आर का स्क्वायर। सेंटर से सेंटर डिस्टेंस लेते हैं ना, तो क्या हो जाए? इसका सेंटर यहाँ, इसका सेंटर यहाँ, सेंटर से सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो आर होगा, आर का स्क्वायर। ये क्या है बोलो तो? भैया दोस्त बना के कैंसिल कर दे रहा है। भैया कभी कभी थोड़ा शॉर्ट क्लास भी ले लीजिए। तो हाँ बाबू जरूर शॉर्ट लेंगे, जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम शॉर्ट क्लास ले लेंगे। दोस्त लोग का क्या कहा जा सकता है। ये क्या हुआ बोले तो? इस प्लेनेट के द्वारा इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है इस पे भी क्या उतना ही फोर्स लगाएगा? वैसे सेम ही तो लगाया दोनों एक दूसरे पे। इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स और इसके द्वारा उस पे लगने वाला फोर्स, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है? सेम होता है। लेकिन कौन खींचा चलाएगा? ये उसको, तुम एक हाथी को 10 न्यूटन का फोर्स से खींच रहा है, हाथी तुमको 10 न्यूटन का फोर्स से खींच रहा है, कौन किसकी तरफ खिंचाएगा? जिसका मास कम है वही ना खिंचाएगा। इसका मास बहुत ज्यादा है तो उतना फोर्स का कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसका मास क्या है? कम है, तो उतना ही फोर्स से क्या होगा? ये खींचा चला आएगा। इसलिए हम लोग धरती की तरफ खींचे जाता, धरती हम लोग की तरफ नहीं आता, क्योंकि धरती पे उतना ही फोर्स लग रहा है, लेकिन मास लोग का क्या है? बहुत ज्यादा है। अच्छा बताओ ये क्या है? एफ, एफ बोलते एफ,
फोर्स ऑन मास और ऑब्जेक्ट जो भी है एट द सरफेस ऑफ प्लैनेट ड्यू टू द प्लैनेट, यही बोलेगा यही ना। अच्छा बताओ, ये तो फोर्स पता चल गया, न्यूटन का सेकेंड लॉ याद करो। फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये वाला ग्रेविटेशन लॉ बोलता है फोर्स इतना होगा, न्यूटन का वो वाला लॉ बोलता है कि फोर्स कितना होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। मतलब इस पे कितना फोर्स लग रहा है? एफ। और एफ किसके बराबर होगा? इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, इसका जो भी एक्सेलरेशन होगा इधर की तरफ उसको हम जी मान लिए। कितना मान लिए? जी। सरफेस पे है ना, इसलिए इसको जी एस दिखाते हैं। किससे दिखा देते हैं? जी एस से। सरफेस पे थोड़ा हाइट पे रहेगा ना तो जी का वैल्यू अलग होगा, लेकिन सरफेस पे जो होगा उसको किससे दिखा दिए? जी एस से। तो बताओ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकेंड लॉ, फोर्स ऑन एनी पार्टिकल, फोर्स ऑन एनी पार्टिकल जो होता है वो किसके बराबर होता है? मास, उसका मास इंटू उसका एक्सेलरेशन, इसके बराबर होता है। अभी हम यहाँ पे इसके द्वारा इस पे जो फोर्स लगा उसके कारण जो इसका एक्सेलरेशन माने वो ए भी मान सकते थे, लेकिन हम लोग जी एस से दिखाते हैं। ग्रेविटी है ना, तो ये ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन हो रहा है ना, ग्रेविटेशन का, इसलिए इसको किससे दिखा रहे हैं? जी एस। और एस क्यों दिखाया? क्योंकि सरफेस पे पार्टिकल है। अच्छा, एफ का वैल्यू कितना होगा? इस पे लगने वाला फोर्स तो ये होगा ना, तो बताओ क्या होगा? जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई में रेडियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? एम जी, एम कट जाएगा तो जी एस का वैल्यू कितना होगा? कैपिटल जी स्मॉल जी बाई में आर का स्क्वायर। ये क्या है बताओ? एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, वो किसके बराबर होगा? जी मतलब ग्रेविटेशन। एम क्या है? किसका मास? स्मॉल मास, ये प्लैनेट का मास। और आर क्या है? तो भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू किसी भी प्लैनेट का हम जी उस प्लैनेट का मास बाय में उस प्लैनेट के रेडियस का स्क्वायर करके हम निकाल सकते हैं। हाँ, तो अर्थ का निकालना होगा तो क्या क्या बैठाएंगे बोलो तो? ये तो जी सब, यहाँ पे किसका मास बैठाएंगे? यहाँ पे किसका रेडियस बैठाएंगे? तो ये जो वैल्यू निकलेगा कितना निकलेगा बोलो तो? एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, वो कितना होता है? स्मॉल जी का वैल्यू जिसको बोलते हैं 9.8 घटा लो। ये क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं? एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो ग्रेविटेशन जो फोर्स लगा उसके कारण हर सेकेंड उसका वेलोसिटी में कितना चेंज आएगा, और वो कितना आएगा? इतना आएगा अगर अर्थ के सरफेस पे है तो। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी भी प्लैनेट का सरफेस पे है तो, लेकिन अगर सिर्फ हम अर्थ का बात करें तो वहां पे हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को जी बोलते थे, जी बोलते थे। जी एस ना बोलो, उतना कंफ्यूज ना करके जी बोल देते थे। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे जी निकालेंगे, यहाँ जी निकालेंगे, यहाँ अलग अलग जगह निकालेंगे। किसी एक हाइट पे निकालेंगे, किसी एक हाइट पे निकालेंगे, फिर अर्थ के अंदर निकालेंगे, तो जी का वैल्यू अलग अलग पॉइंट में निकालेंगे ना, इसीलिए सरफेस में जो निकाले उसको क्या बोल दिए? जी एस बोल दिए। चलो इतना नोट डाउन करो, फिर देखते हैं। अरे रुको ना, रुकिए तो। ये मास इंटू एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को ए से ना दिखा के जी एस से दिखाए क्योंकि सरफेस पे एक्सेलरेशन है। और ये फोर्स कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशन फोर्स, क्योंकि इस पे तो सिर्फ ग्रेविटेशन फोर्स ही, इस पे लगने वाला ग्रेविटेशन फोर्स वो हो जाएगा एम तो इस एक ही पार्टिकल का मास तक कट गया तो जीएस। अर्थ का मास कितना है?
अभी बताते हैं, चिंता का बात है नहीं। बेटा इसको समझे ना। अरे यार आगा अर्थ का मास जो होता है, मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ वो होता है 6 × 10⁻24 किलोग्राम। एक्सपेरिमेंट से सब पता चल जाता है वो, ठीक है। अरे बैठे बैठे यूनिवर्स का मास निकाल देते आदमी लोग। यूनिवर्स का जो ऑब्जर्वर, जितना हम ऑब्जर्व कर सकते हैं यूनिवर्स, उसका मास निकाला गया है, ठीक है। और भारतीय एक आदमी है, उसका फॉर्मूला उसमें यूज हुआ है, ठीक है। ये कम है, 10⁻24 है गधा। 10⁻24 में तो समझता है, गिन नहीं पाएगा गधा। हाँ बताना तो 6.6। अरे हम मोल का वैल्यू 6.023 × 10⁻23, ये 24 है। ये मास ऑफ क्या है, अर्थ है, ठीक है। रेडियस ऑफ अर्थ देखो, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ होता है 6400, लगभग वैल्यू बता रहे हैं, ठीक है। 6400, कभी कभी 63 समथिंग भी रहता है, लेकिन लगभग अप्रोक्स, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हम लोग, लेकिन लगभग अनुमानता इतना ही के आसपास है। 6400 किलोमीटर, मीटर में बदलेगा तो आ जाएगा 6 ऑफ अर्थ कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है, 6400 किलोमीटर, मतलब मीटर में उतना हो जाएगा एसआई वैल्यू, ठीक है। तो अगर हम ऐसे बात करें, अर्थ है, अर्थ का मास हमको पता चल गया कितना है, 6 × 10⁻24 किलोग्राम, ठीक है। और अर्थ का रेडियस भी हमको पता चल गया 6400 × 10⁻3 मीटर, ठीक है। तो बताओ अर्थ के सरफेस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका एक्सेलेरेशन कितना होगा। तो उसका जो भी एक्सेलेरेशन होगा सरफेस पे, उसको जीएस बोल देते हैं, लेकिन हम लोग जी भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोग को सिर्फ अगर एक ही को पता है तो जी ही बोल देते थे पहले। वो कितना हो जाएगा, जी एम बाय में r², यही तो। कि कोई भी प्लेनेट के लिए होगा, तो अर्थ भी तो एक प्लेनेट है। जी का वैल्यू कितना होता है, 6.67 × 10⁻11। एम का वैल्यू कितना है अर्थ के लिए, 6 × 10⁻24। और यहाँ r² मतलब रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है देखो, इतना, इसका स्क्वायर तो 64, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 64 × 10⁻5। इसका स्क्वायर मतलब क्या, 64 × 10⁻5 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो तो, 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24 डिवाइड बाई 64 × 64 × 10⁻10। ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर दोनों पे आ जाएगा, 64 दो बार लिखाएगा, ये और ये गुना हो जाएगा, 10⁻10 आ जाएगा, ठीक है। 6.67 इंटू ये और ये कितना हो जाएगा, 10⁻13 हो जाएगा सर, 10⁻13। और नीचे 64 × 64 × 10⁻10 कट के 10⁻3 रहेगा, तो कितना हो जाएगा जीएस का वैल्यू 6.67 × 10⁻3 डिवाइड बाय 64 × 64। दिक्कत, इसी को सॉल्व करेगा ना तो पॉइंट यहाँ से हटेगा, कितना आ जाएगा, 1 2 को आ जाएगा, और ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 0 1, मतलब 10 आ जाएगा। तो 6670 डिवाइड बाय 64 × 64, 64 × 64 कितना होगा,
हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, इसका मतलब तुम लोग मत करना। 6670 डिवाइड बाय 4096, ठीक है। सिक्स 6670 इकट्ठा 70 डिवाइड बाय 4096, 1.62 कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा 6 को तो भूल ही गया ना, यहाँ पे 6 भूल गया ना, इंटू 6 कर दें यहाँ पे लास्ट में, इंटू 6। देखो अप्रोक्स आ गया ना 9.77, कर लेगा 9.77, इसी को अप्रोक्स हम लोग कितना लिख देते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो अर्थ के सरफेस पे जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो ये किसी भी प्लेनेट पे ये फॉर्मूला काम करेगा। अगर हम अर्थ का बात करें तो यहाँ पे अर्थ का मास बैठाना पड़ेगा, और अर्थ का क्या बैठाना पड़ेगा, रेडियस बैठाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम मून का बात करें तो यहाँ पे किसका मास बैठाना पड़ेगा, मून का, और यहाँ पे किसका रेडियस बैठाना पड़ेगा, मून का। अगर हम जुपिटर का बात करें तो यहाँ किसका बैठाना पड़ेगा। तो अब बताओ जी का वैल्यू तो हर जगह सेम है, लेकिन एक्सीलरेशन ड्यू टू अलग अलग प्लेनेट के सरफेस पे ये वैल्यू सब प्लेनेट के लिए सेम है क्या? नहीं, हर प्लेनेट के लिए क्या है, अलग अलग है। ऑनलाइन वाला समझ में आ गया ना भाई? बताओ, आज हम लोग यहीं तक रहने देते। ये क्या निकाले हम लोग, एक्सीलरेशन निकाले कि कोई भी प्लेनेट के सरफेस पर अगर कोई चीज है तो ये प्लेनेट उसको कितना फोर्स से टानेगा, जिसके कारण इसका एक्सीलरेशन कितना होगा अगर सरफेस पे कोई चीज है, ठीक है। तो वो अगर हम अर्थ के केस में निकाले तो कितना आ गया 6.77, मतलब 9.8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। ये याद रखना। हम ऐसे मून के लिए निकाल सकते हैं, जुपिटर के निकाल सकते हैं, लेकिन सरफेस पे निकाल सकते हैं। फिर हम हाइट पे निकालेंगे, फिर हम डेप्थ पे निकालेंगे, वो दोनों मस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो, निकालेगा ना, मून का बता दे क्या सब, तो उसी दिन बता दे। एक्सेलरेशन ड्यू टू प्लैनेट। एक डेंसिटी वाला क्वेश्चन करवा के हम लोग आज का क्लास खत्म कर देते हैं। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, लेकिन एक डेंसिटी वाला कॉन्सेप्ट है, उसको करवा के आज क्लास को खत्म कर देते हैं। बता दें। सरफेस पे बोलेगा तो कितना होगा GmR²। तुम लोग को हम 9.8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर याद करवाए थे ना, वो यहां से ही निकला था कि एक्सेलरेशन कितना होगा 9.8 मीटर पर सेकंड का होल स्क्वायर। तो हर चीज जो हम लोग सेमेस्टर 1 में भी हम लोग याद किए तो उसका सेमेस्टर 2, 3, 4 कहीं ना कहीं प्रूफ हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि फिजिक्स में कोई भी चीज बिना प्रूफ के है, बहुत सारी चीज है, लेकिन अभी तुम्हारा नहीं होता ना, तो इसीलिए। एक क्वेश्चन है एमसीक्यू, 2 मार्क्स में क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ अ प्लैनेट इज रो, उसका डेंसिटी कितना दिया है रो, एंड रेडियस of the planet is R. Find acceleration due to gravitation
ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। कोई एक प्लैनेट है जिसका डेंसिटी कितना दिया है, रो दिया है, जिसका रेडियस कितना दिया है, आर दिया है, तो क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है, उसके सरफेस पे। अच्छा बताओ, प्लैनेट ये प्लैनेट है, उसका रेडियस कितना दिया है, आर दिया है, ठीक है, उसका डेंसिटी कितना दिया है, रो। डेंसिटी क्या होता है बोलो। अच्छा, किसी भी प्लैनेट के सरफेस पे जो जी का वैल्यू होता है, जी एस जिसको बोलते हैं, वो क्या होता है, कैपिटल जी एम बाय में आर स्क्वायर। एम क्या है, उस प्लैनेट का मास कहीं दिया है क्या, लेकिन मास हम लोग निकाल सकते हैं, अभी तुमको बताए थे। क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास बाय में वॉल्यूम। बताओ वॉल्यूम इसका कितना होगा, हाँ 4/3 पाई आर क्यू, तो मास बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू। ये लिख सकते हैं मास की जगह, तो हम क्या लिख सकते हैं, जी तो वही रहेगा, मास की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और आर की जगह क्या लिख सकते हैं, ये तो आर स्क्वायर है, ये कट जाएगा, ये काट से का रेडियस है, ये भी तो रेडियस है, आर बचेगा, तो क्या हो जाएगा जीएस का वैल्यू। 4/3 को आगे लिख देते हैं, 4/3 पाई भी आगे लिख देते हैं, जी रो आर, यही हो जाएगा ना। और कुछ है, तो ये 2 मार्क्स से पूछ सकता है, प्रूव दैट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट इज इतना। रो क्या है बाबू, उस प्लैनेट का डेंसिटी, आर क्या, उस प्लैनेट का रेडियस। अब आए तो दिक्कत है किसी को ऑनलाइन में भाई, ये 2 मार्क्स में पूछा गया क्वेश्चन है। चलो ठीक है, आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में रिवीजन कर लेना, कुछ अगर दिक्कत उक्कत होगा, परेशानी होगा, तो नेक्स्ट क्लास में एक बार पूछ लेना मेरे से कि भैया ये वाला कॉन्सेप्ट आप करवाए थे ना, तो मेरे को समझ नहीं आया, तो बता दीजिए, बता देंगे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग अलग अलग प्लैनेट के लिए सब बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत अभी कुछ करना है, ठीक है। आज तो ऐसे ही था, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।